आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा पुरुषे मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की उल्टी गिनती होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के
एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट। वामना अवतार के 3 पग के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। इम्पोर्टेंट, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, यानी यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। मंत्रों का संकलन सामवेद में है। इसके पाठ्यकर्ता को उदात्र कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में ऐतिहासिक घटना वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र एवं लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इम्पोर्टेंट, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र, 6000 पद है। इसमें मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वास का विवरण मिलता है। इसमें विवाह, जादू टोना आदि का चित्रण मिलता है। इसमें कन्या के जन्म का निंदा किया गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इम्पोर्टेंट, एवं उसके बाद का वेद अथर्ववेद है, यानी अथर्ववेद दूसरे नंबर पे। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से महत्वपूर्ण है विष्णु पुराण जो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो
आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है। इनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, बाकी 13 में नहीं पाया जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। इंपॉर्टेंट, मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक है एवं प्राचीन भी। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे, यानी जो वेद नहीं पढ़ सकते थे पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी अर्थात आधा अंग। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति पाई जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त कराता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीपीसी, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। कल्पसूत्र में जैन धर्म का विवरण मिलता है, ना कि बौद्ध धर्म का। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र यह राजनीतिक के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ना कि अर्थव्यवस्था के बारे में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित सर्वप्रथम पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरब की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा इसके लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। इंपॉर्टेंट, इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ना कि व्याकरण। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था।
भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। यह आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, जो कि अभी ईरान कहलाता है, के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी टेसियस और हेरोडोटस का विवरण अफवाह पर आधारित है। उसके बाद जो राजा आएंगे उनके बारे में सही जानकारी अवेलेबल है। सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, आने सिक्रेटस तथा ऑस्टियोबुलस के विवरण के अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज, इम्पोर्टेंट, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा था। डाइमेकस, इम्पोर्टेंट, यह सीरियन नरेश आंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगीन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां इकट्ठी की। फाहियान चीनी लेखक, संयुगीन चीनी लेखक, हैनसांग चीनी लेखक। हैनसांग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। हैनसांग 629 ईसा पूर्व में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया तथा लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया हुआ था। नालंदा में देश विदेश से लोग उस समय पढ़ने के लिए आया करते थे। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है। ये चाइनीज वर्ड है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हर्षकालीन समाज तथा धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। राजा का नाम भी शूद्र था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होता है, यहाँ पे राजा का नाम ही शूद्र है। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, अर्थात हिंदू रीति रिवाज से भी प्रभावित था। हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यानी चीनी यात्री में सबसे पहले आने वाला फाहियान था और सबसे अंतिम में आने वाला इत्सिंग था।
इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक के बारे में अब पढ़ेंगे। अरबी लेखक अल बरूनी, यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, यह तहकीक ए हिंद अर्थात भारत की खोज, तहकीक ए हिंद इज इन अरबी लैंग्वेज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियाओं, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अरबी लेखक अल बरूनी ने जो किताब लिखा है उसका नाम है किताब ए हिंद। यह 80 अध्यायों में 80 चैप्टर में विभाजित है। इसमें राजपूतीन कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज एवं राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला हुआ है। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृत्तांत, उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रहीला कहा जाता है। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम रहीला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आखिरी मेनी एग्जाम। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था, यानी न्याय करने वाला। जैसे अभी CJI है, उस समय का CJI सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे बना दिया था। किसे बनाया था? तो इब्न बतूता को। अन्य लेखक, दीज आर लेस इम्पोर्टेंट। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसे कैयूसूर तथा तैयूसूर नामक ग्रंथ की रचना की है। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। इनमें से अभी तक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर के वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वैश्यनगर, जो अभी विदिशा कहलाती है, गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित करने का उल्लेख है। जिस तरीके से लोग कोरोना में खाद्यान्न को इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसूर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम से गर्तावश गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें
उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। बुर्ज होम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीनतम सिक्के को आर्य सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासरपन कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का उल्लेख मिलता है। अरिक मेनू पोंडिचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, जिसकी राजधानी म्यांमार है, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज, जावा, यव द्वीप से स्थापित हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभिलेख एवं शासक, महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन राजा से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। जिसका घोड़ा सात समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समुद्र के ऊपर इसका अधिकार था समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर भारत की कला की शैली नागर शैली कहलाती है। एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिणापद के मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसीलिए इसे वैसर शैली कहा गया। पंचायतन शब्द मंदिर संरचना शैली से संबंधित। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कदरिया महादेव जो खजुराहो में है, ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भी भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। फिल्म सिटी। प्राग ऐतिहासिक काल जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। बीपीएससी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है बर्तन के रंग से एवं बर्तन की संस्कृति से। मालवा संस्कृति में बर्तन का रंग काला तथा लाल था। बुर्ज होम संस्कृति में बर्तन का रंग धूसर था, यानी ब्राउन टाइप। जोखे संस्कृति लाल था। जोखिम अर्थात लाल रंग डेंजर का प्रतीक। दक्षिण नवपाषाण अर्थात चमकीली धूसर। पूर्वी नवपाषाण काल भूरा लाल था। आर्द्र ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन होने के बाद भी पढ़े नहीं जा सके, अर्थात किसी
प्राचीन भाषा में लिखे जाने के कारण उसे कोई नहीं पढ़ पाया। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती में आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। यानी शिकार जो है पुरापाषाण काल में हुआ करता था। नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था, ये पहिए का आविष्कार हो चुका था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। इम्पोर्टेंट, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल का नाम अतिरम्पक्कम है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले हुआ आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, उसके बाद नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया। पहिए का आविष्कार होने के साथ साथ कृषि का भी आविष्कार हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल है एवं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अर्थात कृषि गेहूं को पहले उगाया गया था लेकिन इसका प्रयोग नहीं किया गया था। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह चावल था। कृषि का सर्वप्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डिवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण संस्कृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड, ये अंग्रेज थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जो कि अभी पाकिस्तान में है। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभिकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। हम लोग जोरवे संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलती है। द्वारकाधीश। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्राजातीय विभेदीकरण किया था। सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल अथवा प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल
दास नदी के किनारे सूतकडेर जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला सेठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद, जिला अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, गनवारी सभ्यता, धौलीवीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे, यानी हड़प्पा संस्कृति भारत के अंदर में है एवं मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के अंदर में। लोथल एवं सुदकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, इम्पोर्टेंट क्योंकि बंदरगाह से ही ट्रेड होती है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नान घर संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार किन किन देशों से होता था? तो तांबा का व्यापार खितड़ी, बलूचिस्तान एवं ओमान से होता था, ओमान की राजधानी मस्कट। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। सोना का व्यापार कर्नाटक जो कि भारत में, अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था। टीन का व्यापार अफगानिस्तान एवं ईरान से होता था, यानी अफगानिस्तान में सोना भी है, टीन भी है। गोमेद जो वस्तु आयातित की जाती थी वह सौराष्ट्र से किया जाता था। लाजवर्थ आयातित वस्तु जो है वो मेसोपोटामिया से किया जाता था। सीसा को ईरान से खरीदा जाता था। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक स्मारक है जिसके मध्य स्नानकूट 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। यह वृहद स्नानघर था, जबकि सबसे बड़ा बिल्डिंग कोई और है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली, जिसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो से ये नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन रहेगा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, नन ऑफ दीज। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। पूछा जाता है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? ऑप्शन रहेगा भाव चित्रात्मक, देवनागरी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्तियां दाईं से बाईं एवं दूसरी पंक्तियां बाईं से दाईं लिखी जाती है। पहली पंक्तियां दाईं से बाईं एवं दूसरी पंक्तियां बाईं से दाईं लिखी जाती है, जबकि अभी हम लोग बायां से दायां और फिर बायां से दायां लिखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति बनाया था, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं एवं जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मुख्य फसल पूछा जाएगा एग्जाम में तो गेहूं एवं जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा। स्नान घर की प्राप्ति कहाँ से हुई है तो मोहनजोदाड़ो से। पशुपति कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदाड़ो से। कांस्य की मूर्ति, नर्तकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है तो मोहनजोदाड़ो से। एवं एक श्रृंगी पशु का आकलन कहाँ से मिलती है तो हड़प्पा से मिलती है, ना कि मोहनजोदाड़ो से। सिंधु की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात कोई जानवर या किसी चीज का चित्र बनाकर व्यक्त किया जाता था, ना कि हिंदी जैसा लिखा जाता था। यह लिपि दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। घरों के दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, ताकि चोर आदि से बचा जा सके। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ है। चावल के दाने का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। सूदकोददा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधववासी घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, जैसे कि 16 आना होता है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वानिक वर्णों के हाथ में था। पिगमेट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य जुड़वा राजधानी कहा। पिगमेट एक अंग्रेज था जिसने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जो भारत में पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो है, उसे एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे, अर्थात धरती माँ के रूप में। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के लिए प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन थी, अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो इंडिया में है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को भी पूजते थे और सूर्य को भी पूजते थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, अर्थात सिंधु घाटी चूंकि नगरीय सभ्यता थी, वहाँ पे मंदिरों की संख्या या तो कम होगी या तो नहीं होगी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी।
पशुओं में कुबड़ वाले सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री ब्रह्म मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने पर ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि सैंधव के समाज मात्र सत्तात्मक थे, ना कि पितृसत्तात्मक। सैंधववासी सूती एवं ऊन दोनों का प्रयोग करते थे। इससे हमें यह पता चलती है कि वहाँ गर्मी एवं ठंडी दोनों मौसम हुआ करता था। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था, अर्थात सेफ्टी था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के लिए अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा तथा एवं वेश्या प्रथा हड़प्पा सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने एवं मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेराकोटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।